नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं करोड़पति बुढ़िया, जिसे लिखा है गौतम सागर ने। आप इस कहानी को सुनेंगे मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। करोड़पति बुढ़िया एक ऐसी कहानी जिसके 3 अंत हैं। नहीं जी, कोई लॉटरी नहीं लगी, ना ही उसके बंजर खेत में कोई तेल का कुआं निकल आया, ना ही उसके पुराने खंडरनुमा मकान में कोई गड़ा खजाना ही मिला। तो फिर बूढ़ी सोनमतिया अचानक से करोड़पति बन कैसे गई? सोनमतिया देवी अचानक से अमीर बन गई। सब ऊपर वाले की कृपा है। कल तक 100-2 रुपए के लिए अपने 3 बेटों के आगे हाथ पसारती थी। दिन अपनी निर्धनता और बेटों को कोसती थी। अपने मृत पति को भी गरियाने से बाज नहीं आती। आखिर क्यों न रोए? विवाह के 40 वर्ष उसने फटेहाली में ही काट दिए। कुछ एकड़ खेत कभी बाढ़ कभी सूखा से ही जूझता रहा। 3 बेटों को गोद में डालने के बाद सोनमतिया का पति दुनिया से सिधार गया। वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कहीं कोयला खदान में काम करता था। डीप माइनिंग एरिया में कोयला निकालने का काम चल रहा था। इस काम में ट्रिपर, एक्सकेवेटर, डोजर मशीनें काम कर रही थी। इस बीच किसी तकनीकी कारण से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही हजारों वर्ग मीटर की भूमि दबती चली गई। हो हल्ला आग धुएं के बीच कोई क्या किसी को बचाता। सैकड़ों मजदूर उसी खदान में दफन हो गए। कुछ शव निकाले भी गए, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उनके परिवार वाले भी शिनाख्त को आने को तैयार नहीं थे। सोनमतिया के पति की लाश तक नहीं मिल पाई थी। कोयले में लाश भी कोयला हो गई। सोनमतिया पर ये विपत्तियों का पहाड़ था। मायके वालों ने कुछ दिन साथ दिया, फिर वो खुद नेहर और भाइयों की याद छोड़ अपने पांव पर खड़े होने का जतन करने लगी। बेचारी ने कितने कष्ट उठाकर बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। खेतों में मजूरी से लेकर शादी ब्याह में 9 तक का काम करने से नहीं हिचकी। आज वो मुस्कुराती हुई सोच रही है, दिन सभी के फिरते हैं, आज उसका दिन भी फिर गया। हर मंगलवार को देवी थान, हर सोमवार को महादेव मंदिर जाने का फल उसे मिल गया। लेकिन ये सोचते हुए वो उदास भी हो जाती है। किस्मत में अमीरी तब आई जब जाने का समय आया। 25-30 साल पहले इतने पैसे होते तो वो भिखारिन के बजाय रानी की तरह जीती, शौक मौज पूरे करती, बेटों को और बढ़िया से पालती। आज वो करोड़पति हो गई है। वो गुपचुप तरीके से अपनों से बतिया रही है। अगर तनिक भी हल्ला गुदाल हुआ कि 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। दूसरों का काम बनाने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन दूसरों का काम बिगाड़ना हो तो अपने गाय गोरू खेत सब भूल भाल कर लोग आ जाएंगे। बेटों ने जब अपनी आंखों से माँ की तुड़ी मुड़ी पासबुक पर अपडेटेड बैलेंस देखा, तब कहीं जाकर उन्हें यकीन हुआ कि सच में माँ करोड़पति बन गई है। खाते की शेष राशि के इतने अंक को कंफर्म करने में 2 दिन लगे कि सच में ही करोड़ ही है ना। कलयुगी बेटे धनवान माँ के श्रवण कुमार बन गए। कल तक जो बात बात पर माँ पर चिल्लाते थे, बुढ़िया कहकर बुलाते थे, ऊपर जाने का समय आ गया है रोज ही याद दिलाते थे। कब तक रोटी तोड़ेगी, कब बहुएं एक साथ उल्हाना देती थी। अब वही बेटे माँ के अप्रत्याशित सेवा में लगे हुए थे। बहुएं भी स्टार प्लस की तुलसी और पार्वती जैसी एक्टिंग करने लगी। आए दिन आर्थिक समस्याओं के कारण तीनों भाइयों के बीच महाभारत छिड़ी रहती थी। एक कहता तू नौकरी वाला होकर भी घर में खर्चा कम देगा तो मैं भी नहीं दूंगा। दूसरा कहता कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी का काम करता हूँ, कोई कलेक्टर का औहदा नहीं है। तीसरा भी कहता इधर उधर मौसमी रोजगार से कितना कमा पाता हूँ कि 3000 महीना घर में दे दूं। पैसे जहाँ तोड़ने का काम करते हैं, वहीं यहाँ तो पैसे की गोंद ने रिश्तों के फटे पन्ने को जोड़ने का काम किया था। तीनों भाई कितने साल बाद एक साथ बैठे थे, गपिया रहे थे। घर में चुपचाप बैठक हुई कि पैसों का बेटों में बंटवारा कैसे होगा। पिछले 1 हफ्ते से जेठानी देवरानी सास बहू की कोई नोकझोंक तू मैमे की आवाजें नहीं आ रही थी। रातों रात पानीपत का जंगी मैदान अवधपुरी कैसे बन गया। पड़ोस के लोग तांग झांक कर रहे थे, लोग हैं या आपस में ही मर कट गए। विधवा सोनमतिया की आंख देखने लायक थी। चाल में गजब का आत्मविश्वास, चेहरे पर सुहागिनों जैसा हाव भाव। पैसे होने का एहसास आदमी को क्या से क्या बना देता है। भले ही धन पेटी में हो या बैंक में, धन साधारण मानव के लिए, गृहस्थों के लिए कृपा और वरद हस्त का काम करता है। धन की एक अपनी चुंबकीय शक्ति है, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। बात कानाफूसियों में होने लगी। आस पड़ोस वाले ना सुन ले, पड़ोसी से अधिक दिखावटी मित्र और छुपा दुश्मन तीनों लोग में नहीं होते।
बेटों और माँ के बीच तय हुआ कि 25-25 तीनों बेटे और बाकी 25 लाख सोनमतिया रखेगी। बेटों ने काफी कहा कि अम्मा ये 25 लाख भी हम सब में बांट दे, तुझे तो खाना कपड़ा हम ही देते हैं। मगर जुग की नब्ज पहचानने वाली सोनमतिया नहीं मानी। बैंक पासबुक देखकर सब इतरा रहे थे। माँ तो उस दिन बैंक गई थी अपने पुराने से खाते में बचे 500 रुपए भी निकाल लेने के लिए। मगर जब काउंटर पर बैठी नई लड़की ने पासबुक अपडेट करके दिया तो वो चकित रह गई थी। उसके खाते में कहीं से आए 1 करोड़ रुपए पड़े थे और इस बात के 2 महीने हो गए। सोनमतिया भले स्कूल ना गई हो, लेकिन जोड़ घटाव बाकी उधार सबका हिसाब आता था। घर आकर जब माँ के चेहरे की बदली हुई रंगत बहुओं ने देखा तो तुरंत बेटों के कान भरे कि लगता है सरकार ने कुछ 1000 रुपए माँ के खाते में भेजे हैं। बैंक का पासबुक जो ऐसे ही फटी दीवार में खोसा रहता था, बुढ़िया तो 2 दिनों से उसे कभी आंचल तो कभी ब्लाउज में खोस कर चल रही है। आखिर बेटों ने बुढ़िया के सोते ही उसके सिरहाने से पासबुक निकाला तो तीनों बेटों के होश उड़ गए। 1 करोड़ रुपए माँ के खाते में कहीं से जमा हुए थे। सुबह जब बेटों ने माँ को बताया कि अब बात छिपाने से कोई फायदा नहीं, तो सोनमतिया ने भी सोचा बेटा बहू के सिवा दुनिया में किस पर विश्वास करेगी। तो तय हो गया कि कल बैंक से सारा पैसा या तो नगद में निकाल लेंगे या दूसरे बैंकों के खातों में ट्रांसफर करवा देंगे। वो रात बहुत बेसब्री से कटी। बड़ी बहू अपने सोने के गहनों के सपने में खोई रही। साथ ही वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की तरह मलबरी सिल्क और जरी के धागों से तैयार की गई कांजीवरम साड़ियों को पहनने का शौक पूरा करना चाहती थी। छोटी की चाहत थी हवाई जहाज में घूमे और मंजली तो इसे अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती थी ताकि उसकी हालत भी अम्मा जैसी ना हो। कहानी का पहला अंत। बैंक का दरवाजा खुलते ही तीनों बेटे, तीनों बहुएं और सोनमतिया बैंक के भीतर घुसी। बड़े ही अमीरोचित अभिमान से तीनों ने कैशियर से कहा, हमारी माँ को अपने खाते से 1 करोड़ की राशि नकद में निकालनी है। कैशियर खिलखिलाकर व्यंग में हंस दिया और बहुत दिनों से ना प्रयुक्त हुआ मुहावरा दे मारा, जेब नहीं पता, खरीदने चले कलकत्ता। कैशियर के उल्हाने के बाद वे पासबुक लेकर बैंक मैनेजर के कैबिन में गए। साहब, जरूरी काम है, 1 करोड़ की रकम खाते से निकालनी है। मैनेजर ने बड़ी हैरत से उन लोगों की माली स्थिति और उनके द्वारा भरे गए चेक राशि में मिलान किया। कोई तारतम्य नहीं था। खैर, उसने कंप्यूटर पर खाता संख्या एंटर कर पड़ताल की। खाते में तो केवल 315 रुपए थे। उसने पासबुक पटकते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारे करोड़ रुपए? पूरा परिवार भांग खाकर आए हो क्या? गाली मुंह से निकलते निकलते रह गई। माँ बेटों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके उत्साह पर घड़ों पानी पड़ गया। खाते की हिस्ट्री तलाशी गई, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। सोनमतिया के खाते में किसी दूसरे प्रदेश से किसी दूसरे बैंक का 1 करोड़ रुपए गलती से जमा हो गया था। उस गलत एंट्री को कल ही शाम को रिवर्स कर दिया गया, यानी जिस बैंक के पैसे थे उसने वापस ले ली। साथ ही खाते में मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी लगा दिया गया था। सारे आभासी करोड़पति फिर से अपनी ओरिजिनल औकात पर आ गए। रोना धोना ऐसे शुरू किया मानो इन्होंने अपना पैसा गंवाया हो। मुंह लटकाए हुए सब मुर्दे की तरह घर लौट आए। इस बेइज्जती के लिए बेटों ने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। बहुओं की उदासी थोड़ी ही दूर हुई कि उनके पतियों ने भी अपनी माँ को बहुत दिनों तक इतना सुनाया कि उनके कलेजे को ठंडक पड़ी। सोनमतिया फिर से आने अधेले को तरसने लगी। बेटे बहू तुरंत पुराने अंदाज में आ गए। सब कुछ पहले की तरह हो गया। जिस आंगन में अल्पकाल के लिए अवधपुरी का दृश्य उभरा था, वो महाभारत की तूतुमय में पुनर्जीवित हो गया। पड़ोसियों के कानों में पुनः अमृत घुलने लगा। कहानी का दूसरा अंत। कैशियर ने अचरज से देखा कि बुढ़िया के खाते में इतने पैसे आ गए। ओ माई, इनकम टैक्स भरती हो क्या? पैन नंबर बताओ। देखो साहब, आप हमें चोर समझ रखे हो का? अरे बाबू, शहर में हमारे बेटों के बाबूजी यानी कि मेरे स्वर्गवासी मर्द के बहुत बड़ा जमीन था जिसे सरकार ने ले लिया और हमें 1 करोड़ का मुआवजा दिया है। सोनमतिया देवी ने इस तरह के प्रश्नों के उत्तर पहले ही तैयार कर लिए थे। वह आगे बोली, रही पैन नंबर की बात तो वो हमने बनवाने को दे दिया है। कैशियर ने मैनेजर से सलाह मशवरा किया। मैनेजर ने कहा, हमें इस लफड़े में क्यों पड़ना, सिग्नेचर मिलाओ, रुपए दे दो। माई, इतनी बड़ी राशि नहीं है, सो आज 25 लाख ही ले जाओ, बाकी बाद में ले जाना। सोनमतिया देवी और बेटों ने कैशियर की बात मान ली। उन्हें पता था इतनी बड़ी रकम अर्ध शहरी बैंक की शाखा एकाएक कहाँ से दे सकती है। उन्हें तो मंगवाना पड़ेगा। उस दिन सोनमतिया देवी पहली किश्त यानी कि 25 लाख की राशि लेकर घर आई तो तीनों बहुएं उसका पीछा ही न छोड़े।
कोई पूरी बनाकर खिला रही तो कोई पाँव दबा रही, कोई सिर के बाल से जुएं बीन रही। इसी तरह एक सप्ताह में पूरे 1 करोड़ की रकम निकाल ली गई। तीनों बेटी बहुओं को करार के अनुसार 25-25 लाख दे दिए गए। बाकी 25 लाख खुद दूसरे बैंक में चुपचाप खाता खोल कर रख दिया। पैसे की हवा लगते ही पर फूटने लगे। तीनों बहू बेटे गांव छोड़ पास के शहर में कुछ बढ़िया धंधा पाने का जुगाड़ बिठाने निकल पड़े। कोई ससुराल की बिजनेस में ही पार्टनरशिप कर लिया तो किसी ने अलग व्यवसाय किया। इधर गांव में एक दिन बैंक का मैनेजर पुलिस के साथ सोमवतिया के घर आ थमका। ओ बुढ़िया, तू किस गैंग के लिए काम करती है? वो बोली, क्या बोल रहे हैं? मैनेजर ने इस बात को खोलकर कहा, वो 1 करोड़ रुपए की रकम जो तुमने खाते से निकाली है वो किसी आतंकवादी संगठन ने तेरे खाते में जमा किए थे। वो बोली, झूठ है, वो तो मेरे पैसे थे, मेरे पति की जमीन। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें मूर्ख समझती हो? तू आतंकवादी गतिविधियों के लिए काले धन को सफेद करके देती है उन लोगों को कमीशन पर। पुलिस अधिकारी ने धौंस दिया, चल अब जो बताना होगा कोर्ट में जाकर बताना। कौन सी जमीन तुमने बेची, कौन पैसा जमा किया, सब। बुढ़िया रोती कलपती रही। उधर जब उनके बेटों के पास पुलिस पहुंची तो वे सब हाथ जोड़कर कहने लगे, कई बरस से हमारा माँ से कोई नाता नहीं है। वो क्या करती है, कहाँ से पैसे आए, हमें कुछ मालूम नहीं। बुढ़िया जेल में अकेले कलप रही है। हाय रे लालच, हाय रे निगोड़े बेटे। कहानी का तीसरा अंत। तीनों बेटों को करार के अनुसार 25-25 लाख दे दिए गए। बाकी 25 लाख खुद दूसरे बैंक में चुपचाप खाता खोल कर रख दिए। तीनों बहू बेटे गांव छोड़कर शहर में कुछ बढ़िया धंधा पाने का जुगाड़ बिठाने निकल गए। गांव में शोर हो गया था कि बुढ़िया को 25 लाख मिले हैं, उसके खाते में जमा है। अब आते जाते हर कोई उसे लखपति दादी, लखपति चाची कहकर पुकारता। दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक हर कोई उसे सम्मान देता, करीब आना चाहता था। बीच बीच में बेटे बहू भी सोनमतिया के खाते के पैसे लेने के ताक में रहते, लेकिन सोनमतिया के दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि गांव वाले हो या नाते वाले सब स्वार्थी हैं। वे सब उसके पैसे के लिए आगे पीछे घूमते हैं। अगर वो थोड़ा भी नरम पड़ी तो उसे लूट लेंगे। वो घर में आने वाली दाई से भी बड़ी रुखाई से बोलती, पड़ोसनों को ताने मारती कि जलने वाले कुत्ते की मौत मरेंगे। गांव के लड़के चिढ़ा दे तो उन्हें डंडा लेकर गरियाने मारने को दौड़ती। उसका स्वभाव धीरे धीरे खिसियानी बिल्ली की तरह हो गया, हर किसी को काट खाने दौड़ती। कल ही उसे बुखार था तो पास का एक लड़का डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने उसे देखा और कुछ दवाएं पर्ची पर लिख दी। फीस के जब 100 रुपए देने की बारी आई तो बुढ़िया भड़क गई। ओ डॉक्टर बाबू, तू भी मुझे लूटने आया है क्या? क्लिनिक पर तो 50 रुपए फी लेता है, मुझसे 100 रुपए मांग रहा है। लड़के ने समझाया, दादी घराने का डॉक्टर बाबू 200 रुपए लेते हैं, तुझ बूढ़ी पुर्रिया के कारण 100 बोले हैं। सोनमतिया लड़के पर भड़क गई, जा बाप मरो ना, तू अपना भी कमीशन बांध कर डॉक्टर को लाया है लगता है। ये सब उल्टी बातें सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ गया। ए बुढ़िया, पैसे की गर्मी अपने पास रख। वो तो ये भला मानुस मुझसे विनती करके ले आया कि बुढ़िया को देखने वाला कोई नहीं है, बुखार से मरी जा रही है, तो मैं आ गया। रख तू अपने पैसे, मैं सोच लूंगा कि किसी भिखारिन की मदद कर दी, लेकिन आज के बाद दोबारा मैं तुम्हारा इलाज कभी नहीं करूंगा। जा जा, बड़ा आया। बुढ़िया बकती रही और डॉक्टर गुस्से में निकल गया। वो छाती के दर्द से चिल्लाती तो कभी पेट के दर्द से, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। एक रात जोर की आंधी आई। रात बुढ़िया शौच जाने को उठी कि बीमारी की कमजोरी ने ऐसा पटका कि आंगन में ढेर हो गई। दूसरे दिन सुबह पड़ोसियों ने अपनी छत से जब बुढ़िया को आंगन में गिरे हुए देखा तो बेटों को खबर की। बेटों ने आकर उसे अर्थी पर ही उठाया। बुढ़िया के 25 लाख जस के तस खाते में जमा थे। वैसे लेखक ने कही सुनी बातों से तथ्य जुटाए हैं, पूर्णतः सत्यता का दावा ना करते हुए सोनमतिया की कहानी को अब यूं पढ़ते हैं। इतनी बड़ी रकम सोनमतिया के करीब करीब शून्य शेष वाले खाते में गलती से जमा नहीं हुई थी, बल्कि दशकों पहले जो खदान मजदूरों के मौत का केस चल रहा था, जिसे खदान मजदूर यूनियन निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक लड़ रहा था, उसी खेत की ये सुखद परिणति थी। उसी केस का यह सुखद परिणाम था। विदेशी कंपनी ने उसी का मुआवजा पूरे सूद सहित भेजा था। एक आध वर्ष पहले सोनमतिया के पति का जो पता कंपनी के पास था, उसी पर एक अंग्रेजी में फॉर्म आया था जिसमें सोनमतिया के खाते का विवरण देना था। सोनमतिया ने इसे किसी को नहीं दिखाया। उसने एक गांव के ही मास्टर को दिखाया। उसे भी आधी अधूरी अंग्रेजी में समझ आया और उसने कहा कि माई सरकार की कोई स्कीम रखती है जिसमें विधवा को कोई रकम मिलेगी। स्कूल के मास्टर ने विडो शब्द से अपने समझ के अनुसार अनुमान लगाकर बता दिया।
सोनमतिया ने उसी से वो फॉर्म भी भरवा दिया जिसमें बैंक डिटेल देनी थी। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेखक को नहीं पता कि बाद में सोनमतिया या उसकी कहानी के साथ क्या हुआ, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तीनों में से कोई एक अंत तो सत्य है ही। तो ये थी करोड़पति बुढ़िया, जिसे लिखा गौतम कुमार सागर ने, जिसे आप सुन रहे थे मेरे यानी कि सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होगी कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ, तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।